Okay, so already we have yes. Okay, so basically लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी मर्क्यूरी बैरोमीटर, ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसको उसके बारे में हमने बात की थी. बैरोमीटर, यूजिंग बैरोमीटर we can just find out the pressure, atmospheric pressure, or in general absolute pressure at any point on the surface of earth, correct? And using barometer we can just understand that whenever we go in the at a higher level, मतलब जैसे माउंट एवरेस्ट के टॉप पॉइंट पे अगर जाते हो और वहां पे अगर बैरोमीटर यूज करते हो तो वहां पे प्रेशर हमको कम मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो उसका मर्क्यूरी का जो हाइट है, तो वो हाइट एक्चुअली कम रहेगा, 76 सेंटीमीटर से कम रहेगा. हो सकता है 73 हो, या हो सकता है 75 हो, या 70 हो, तो कम ही होगा ऑब्वियसली. और जितना जितना हम नीचे जाएंगे, इफ यू जस्ट गेट इन द माइंस, बॉटम ऑफ द माइन, then the actually the total pressure at that point will be more than the atmospheric pressure. That means the height of mercury column will actually be more than 76. It may be 80 or it may be 81, 82, like that. तो इस तरह से ये होता है, ठीक है. तो दिस इज अ बेसिकली कंसेप्ट ऑफ मर्क्यूरी ट्यूब बैरोमीटर. इसका ये मतलब भी होता है, देखो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. इफ सपोज वी हैव मर्क्यूरी कंटेंट इन सम कंटेनर, ओके, ये कंटेनर के अंदर मर्क्यूरी सपोज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है. और अभी सपोज हम इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब डालते हैं. ये मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, सपोज दिस इज मर्क्यूरी, एंड वी पुट अ टेस्ट ट्यूब here in this container, okay, and it is open from both sides, okay. Lower end of this test tube is just dipped in this mercury here, and the upper end is free to atmosphere. And now if we just try to, and the length of this mercury is suppose, मतलब ये length of जो ट्यूब का जो लेंथ है, टेस्ट ट्यूब का लेंथ वो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर. yes. And now suppose we just try to pull mercury outwards. अगर यहाँ पे हम मुंह से अगर इसमें से मर्क्यूरी खींचने के लिए अगर ट्राई करते हैं, करते हैं ना ऐसा, अगर सपोज हम पानी का जो बोतल होता है उसके अंदर अगर स्ट्रॉ डालते हैं और स्ट्रॉ डाल के अगर हम उसको खींचते हैं तो पानी पूरा हमारे पेट के अंदर चला जाता है खींचने की वजह से. सेम वही बात अगर हम यहाँ पे करते हैं और मर्क्यूरी पीने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जस्ट कोशिश करते हैं, तो ये मर्क्यूरी जो है वो यहाँ से ऊपर आना चाहिए. उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुंह रखेंगे और इसमें से हम मर्क्यूरी खींचने के लिए ट्राई करेंगे. देखा जाता है कि प्रैक्टिकली इट कैन बी ऑब्जर्व दैट मर्क्यूरी विल राइज अप बट नॉट ग्रेटर देन 76 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे 76 सेंटीमीटर से ज्यादा ये मर्क्यूरी ऊपर कभी नहीं जाएगा, ठीक है. अगर 100 सेंटीमीटर का लेंथ का अगर टेस्ट ट्यूब तुम यूज कर रहे हो तो यहाँ पे 76 सेंटीमीटर तक मर्क्यूरी यहाँ पे आके रुक जाएगा, 100% रुक जाएगा. इसके ऊपर 1 मिलीमीटर भी ऊपर नहीं बढ़ेगा. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. कितना भी तुम फोर्स अप्लाई करो या कितना भी तुम यहाँ पे लंग्स से तुम कितना भी कंप्रेशर अप्लाई करो या कितना भी खींचने की कोशिश करो, कितना भी पावरफुल वैक्यूम पंप यूज कर दो, कितना भी कुछ भी करो, लेकिन ये मर्क्यूरी जो है वो यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला, मतलब नहीं जाने वाला, कभी नहीं जाने वाला. क्योंकि एट द मोस्ट तुम इधर का प्रेशर जो है वो कितना कर सकते हो, 0 कर सकते हो. नेगेटिव तो नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है. इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक दिस प्रेशर नेगेटिव. प्रेशर नेगेटिव कभी होता ही नहीं है, ये हमको समझना है. तो इसलिए इधर से मर्क्यूरी को इधर से खींचने के लिए कितना भी ट्राई करो, कितना भी ट्राई करो, बट अगर ये पाइप का लेंथ अगर 100 सेंटीमीटर से, मतलब 76 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा है, तो तुम मर्क्यूरी को कभी भी खींच नहीं पाएंगे. ये मर्क्यूरी इधर से दूसरे एंड से बाहर कभी भी नहीं आ पाएगा, भले कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने जैसी. और वही बात अगर हम सपोज पानी के बारे में अगर करते हैं, पानी के बारे में भी ऐसे ही होता है. अगर पानी का जो कुआं है, तो वो कुआं अगर सपोज 10.5 मीटर से अगर ज्यादा लंबा है, तो उसको उस कुएं में से पानी जो है वो कोई भी दुनिया का कोई भी वाटर पंप
ऊपर खींच नहीं सकता, कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी पावरफुल मोटर पंप यूज करो, तो भी वो पंप जो है वो 10.10 10.5 मीटर, ठीक है, 10.5 मीटर से ज्यादा ऊपर पानी को नहीं खींच सकता, नहीं माना नहीं खींच सकता, कुछ भी कर लो, ठीक है। ये बताइए समझ में ठीक से ऐसा क्यों होता है? इसमें कुछ डाउट है तो पूछो जरूर। ओके, चलो ठीक है, सो लेट अस सी द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द प्रेशर। एक्चुअली इट इज यूज्ड टू मेजर द गेज प्रेशर। ओके, गेज प्रेशर मेजर करने के लिए वो काम में आता है, ठीक है। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड ट्यूब लाइक दिस, ये देखो इस तरह से होता है। और इसी ये जो जिस स्टैंड पे होता है, उसी स्टैंड के ऊपर एक स्केल रखा हुआ होता है। ये सपोज यहाँ पे स्केल मार्क किया हुआ है, विच कैन मेजर द हाइट्स। ओके, अभी इसमें ऐसा है कि ये जो है ये जॉइंट है इस तरह से, ये भी यहाँ पे जॉइंट है। तो मतलब इन शॉर्ट एक यू ट्यूब, यू शेप का ट्यूब ही पकड़ लो, ठीक है। इट इज ओपन टू एटमॉस्फियर फ्रॉम दिस एंड हियर, बट दिस एंड इज एक्चुअली कनेक्टेड टू ट्यूब। यहाँ पे एक रबर का ट्यूब होता है, देखो ठीक से, यहाँ पे एक रबर का ट्यूब कनेक्ट किया हुआ होता है, जो कि काफी लंबा होता है। जस्ट वेट। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, ओके, तो यहाँ पे जो है ये एक रबर का ट्यूब कनेक्ट किया हुआ होता है। ओके,
और ये रबर का ट्यूब जो है वो लास्ट में यहाँ पे किधर तो भी एक बल्ब, ठीक है, रबर के बल्ब के साथ कनेक्टेड होता है इस तरह से, देखो ठीक से। और इस पूरे इसके अंदर एयर फील्ड होता है, एयर, और यहाँ पे मर्क्यूरी फील्ड क्या होता है, ये सपोज यहाँ से मर्क्यूरी फील्ड क्या हुआ है, दिस इज मर्क्यूरी, okay, like this. So this is the basically construction of this open tube manometer, okay. अब देखो इसका वर्किंग कैसे चलता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे रीडिंग है, मतलब यहाँ पे मार्किंग्स है, मार्किंग्स जो हम मेजर कर सकते हैं। दिस मार्किंग स्टार्ट फ्रॉम 0, ओके, यहाँ से 0 से वो स्टार्ट होगा, और अभी यहाँ पे 10, 20, 30, 40 अप टू 100 पर 100 तक वो जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसका काम कैसे चलता है, जहां पे प्रेशर हमको मेजर करना है, ठीक है, वहां पे ये बल्ब हमको लेके जाना पड़ेगा, ओके। सपोज मुझे प्रेशर मेजर करना है इस कंटेनर के अंदर का, ये सपोज कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर कुछ लिक्विड है और इसके अंदर का मुझे प्रेशर मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये बल्ब जो है इस बल्ब को उस लेवल पे वहां पे लेके जाऊंगा जहां पे मुझे प्रेशर मेजर करना है। तो मतलब कुछ इस तरह से होगा वो, देखो। तो ये जो रबर का ट्यूब है वो अंदर चला जाएगा यहाँ पे, और उसकी वजह से यहाँ पे ये बल्ब चला गया, ठीक है। अभी इसकी वजह से होगा क्या, देखो कि इधर का प्रेशर बढ़ जाएगा ना, तो इधर का जो प्रेशर है उसकी वजह से ये जो बल्ब है वो कंप्रेस होगा। जैसे ही वो कंप्रेस होगा तो एयर विल बी जस्ट फ्लश्ड आउट, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी अ हाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस पैदा होगा। नहीं तो देखो अगर ये बल्ब हमने ऊपर निकाला तो वहां पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रहते ये जो दोनों लेवल में जो लिक्विड है वो सेम ही रहेगा, सेम लेवल पे रहेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे कोई लेवल डिफरेंस नहीं दिखाई देगा स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे ये बल्ब मैंने इसके अंदर डाल दिया तो इधर का लेवल ऊपर चला जाएगा और इधर का लेवल नीचे चला जाएगा, बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड हियर बिकॉज ऑफ दिस बल्ब। एंड देन बाय मेजरिंग द हाइट डिफरेंस हियर, इन दोनों के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है तो वो हम आराम से मेजर कर सकते हैं, वॉट एवर इट मे बी, एच फ्रॉम द रीडिंग्स। ये जो स्केल है इस स्केल के ऊपर रीडिंग लेके हम जरूर ये दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है वो मेजर कर सकते हैं आराम से। एंड वंस वी मेजर दिस डिफरेंस we can just use it to find out the pressure at this point here. How can we find out the pressure at this point? See, whatever is the pressure at this point here is suppose going to be P, which is to be measured. Okay, ये हमको P measure करना है, बट हमको ये ऑलरेडी पता है कि जितना प्रेशर यहाँ पे रहेगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि जो पूरा ये जो इनक्लोज कंटेनर है तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर जो है वो P रहेगा, बिल्कुल। अभी इधर का जो प्रेशर है वो इधर भी रहने वाला है कि नहीं, ये जो प्रेशर है वो और इधर का प्रेशर सेम ही रहने वाला है। लेकिन हाउ मच इज द प्रेशर एट दिस पॉइंट हियर, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना रहने वाला है। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि प्रेशर एट दिस पॉइंट इज एक्चुअली गोइंग टू बी h rho g, करेक्ट है, तो h rho g। so by measuring the height h here we can just measure the pressure at this point in this case। तो p is equal to h, मतलब अभी एक्चुअली अगर एब्सोल्यूट प्रेशर अगर हमको चाहिए यहाँ पे तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे P नॉट इतना प्रेशर है ही, राइट। तो इसलिए इधर का जो प्रेशर आएगा वो रहेगा एक्चुअली P नॉट प्लस h rho g। and if we just take this P naught in this side then we can just get this P minus P naught is equal to h rho g, and hence we can just measure the pressure at this gauge pressure at this point by using simply h rho g। इस h को अगर हम rho into g से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, where rho is the density of this mercury, okay, and g is the gravity obviously। so using this formula h rho g we can easily find out the gauge pressure, okay, that is present here। तो यहाँ पे जितना भी प्रेशर होगा वो हमको आराम से मिल जाएगा just by using this formula h rho g and measuring this height h here। ये बात है समझ में सबको ठीक से, इसमें कुछ डाउट है चेक करो। क्योंकि देखो यहाँ पे जितना हम नीचे लेके जाएंगे इसको, अगर मान लो ये कंटेनर और डीप है इस तरह से यहाँ तक अगर है और उसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, और अगर इस बल्ब को अगर हम और थोड़ा नीचे लेके जाते हैं इस तरह से, ये देखो ये बल्ब और नीचे चला गया, तो यहाँ पे अभी क्या होगा देखो ठीक से, तो इधर का जो प्रेशर होगा वो प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा जिसके कारण ये जो है और नीचे जाएगा, ठीक है। सो दिस लेवल विल जस्ट गेट डिक्रीज्ड हियर एंड this level here will just slightly increased in this case। तो यहाँ पे और थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो लेवल डिफरेंस है वो हमको मेजर करने में आएगा। अब यहाँ पे हाइट चेंज हो गया, ठीक है, तो हमको अभी कौन सा हाइट मेजर करना है, ये और जो ये है
ये जो है इन दोनों के बीच में का जो हाइट है वो हमको अभी मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये जो मैनोमीटर है, इस मैनोमीटर के दो आर्म्स, लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म, इन दोनों के बीच में जो मर्क्यूरी का लेवल डिफरेंस है, वो लेवल डिफरेंस हमको यूज करना है एच रो जी फॉर्मूला के अंदर, जिससे ही हमको उधर का गेज प्रेशर मिलने वाला है। क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है कि P इज ऑलवेज इक्वल टू P नॉट प्लस गेज प्रेशर, मतलब पीजी उसको बोल सकते हैं। तो पीजी मतलब गेज प्रेशर। So in this way we can find out the gauge pressure by using this instrument, which is called as the open tube manometer. Okay, yes, so this is all about the construction, working and principle of this open tube manometer. Understood? Yes, please ask if you have any doubt, or at least say no doubt. Yes, no doubt, समझे ठीक से? Okay, चलो ठीक है. So let us see the next concept in this chapter. Okay, so see here, actually अभी आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर देखा जाए तो नेक्स्ट कंसेप्ट एक्चुअली सरफेस टेंशन है, लेकिन ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये हाइड्रोस्टैटिक मतलब ये जो पूरा चैप्टर जो है वो चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। सबसे पहला पार्ट जो है तो उसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट, or we can just call it as a fluid statics also. And the second part is called as the surface tension, ठीक है, surface tension जो कि सेकेंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट जो है तो उसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोडायनामिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, तो अभी इसमें ये फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर तो हमको स्टडी ऑफ लिक्विड इन मोशन वो देखना है, नो डाउट, और सरफेस टेंशन भी एक 1/3 पार्ट कवर करता है, ये भी मैंने बताया था। बट हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर बाकी सब चीजें हमने कवर कर ली है, ऑलरेडी देख लिया है, बट ओनली द थिंग इज दैट इज रिमेनिंग इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। Okay, remember Archimedes principle that is remaining, which comes under this topic only. Actually हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर ही ये आता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी आता है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक के अंदर वो दिया नहीं है, ऐसा सेपरेट करके दिया नहीं है टॉपिक करके, बट आगे चल के यूज किया है। अभी उसका क्या करें, उसके ऊपर जो एक थ्योरम है आगे चल के इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल को एक डेरिवेशन के अंदर ऑलरेडी यूज किया हुआ है। So it will be better if you do it here only as a separate topic and then use it later on, okay, whenever required. But it will be very difficult if you don't study the Archimedes principle and directly use it in the derivation. तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और उसमें आपको फिर समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं यही करूंगा अभी कि हम अभी ये भले आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये टॉपिक नहीं है, बट फिर भी हम अभी 1-2 मिनट में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको आगे चल के उसको यूज करने में आसानी हो, कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो राइट डाउन द हेडिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल व्हिच कम्स इनटू दिस हाइड्रोस्टैटिक ओनली। यस, चलो ठीक है। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हाट डज दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल टेल्स अस? कैन एनीबॉडी टेल मी? किसको पता है व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? या स्टोरी तो सबको पता रहेगा, आर्किमिडीज का स्टोरी पता है सबको, यूरेका वाला, उसको एक्चुअली हाँ, तो उसमें एक्चुअली जो राजा था तो उस राजा को ये शक था, मतलब एक डाउट था कि उसका जो मुकुट बना हुआ है, जो क्राउन बना हुआ है, तो वो 100% रियल गोल्ड से बना हुआ है या नहीं, या उसके अंदर कुछ मिक्सचर है, तो वो उसको डाउट था। तो उसके लिए उसने क्या किया, पूरे राज्य में एक ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी कोई साइंटिस्ट या जो भी कोई पर्सन ये ढूंढ के निकालेगा, उसका टेक्निक ढूंढ के निकालेगा, ये बताने के लिए या ये कंफर्म करने के लिए कि ये जो क्राउन है वो बना हुआ एक्चुअली 100% गोल्ड से बना हुआ है या उसमें कुछ मिक्सचर है, ये मिक्सचर मतलब ढूंढ के निकालेगा,
तो उसको बहुत बड़ा प्राइस दिया जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अभी बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो उसके अंदर जुट गए, सोचने लग गए कि कैसे हम ढूंढ के निकाल सकते हैं कि सचमुच वो 100% गोल्ड का ही है या नहीं। लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। लेकिन एक दिन मतलब आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट था वो भी उसी सोच में था, वही वो सोच रहा था कि बहुत दिन से वो सोच रहा था कि किस तरह से ये कोई ऐसा टेक्निक डेवलप किया जाए जिससे हमको ये पता चल सके कि कोई भी चीज जो बना हुआ है उसके अंदर जो बनावट है तो वो एक्चुअली किस मटेरियल से बना हुआ है। तो अगर उसमें कुछ दूसरा मटेरियल मिक्स किया हुआ है या नहीं है वो हमको पता चलना चाहिए। उसके लिए टेक्निक डेवलप करने के लिए वो बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन उसको उसको भी मतलब नहीं मिल पा रहा था। लेकिन सडनली एक दिन उसको वो टेक्निक सूझ गया, अचानक सूझ गया। और वो भी तब सूझा जब वो एक्चुअली बाथिंग टब में बैठा हुआ था। और जैसे वो बाथिंग टब के अंदर एंटर किया तो उसमें से उसके वॉल्यूम के जितना पानी जो है वो बाहर स्पिल आउट हो गया। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जो कि कोई भी बॉडी अगर हम वाटर के अंदर डालते हैं तो उसके वॉल्यूम के बराबर का वाटर जो है या पानी जो है या लिक्विड जो है वो बाहर स्पिल आउट होता है। तो ये तो वो भी जानता था, ये कोई आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। दैट इज अ कॉमन फैक्ट, इट इज कॉमन सेंस। जितना वॉल्यूम का बॉडी अंदर जाएगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा, वो तो ठीक है, वो तो हमको पता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो उसको पता चली तो वो ये थी कि उसने ये महसूस किया कि जैसे ही हम वाटर के अंदर जाते हैं तो हम थोड़ा हल्के हो जाते हैं। आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी हम सपोज वाटर के अंदर अगर हाथ डालते हैं तो हमारा हाथ तैरने जैसा करता है, मतलब थोड़ा सा हमको हल्का लगता है। या अगर सपोज हम कोई भी बॉडी अगर उसको रस्सी से बांधती है और रस्सी की से बांध के अगर उसको पानी के अंदर अगर डालते हैं तो पानी के अंदर वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, ठीक है। जबकि बाहर में मतलब एयर के अंदर उसका वेट थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन जैसे हम पानी के अंदर उसको डुबोते हैं तो वो थोड़ा हल्का हो जाता है। इसी रीजन की वजह से, यही रीजन है कि बहुत सारा जो माल है, मतलब बहुत सारा जो मटेरियल जो होता है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर शिप करना होता है, मतलब पहुंचाना होता है, ट्रांसफर करना होता है। तो उसके लिए हमेशा शिप्स यूज किए जाते हैं, मतलब बाय नेवी रोड से बहुत इजीली वो लेके जाया जा सकता है। क्योंकि जो बोट होते हैं, बड़े बड़े जो बोट्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर जब हम हेवी वेट डाल देते हैं तो वो हेवी वेट हमको सिर्फ खींचने के लिए उसको हमको ताकत लगाना पड़ता है। बाकी उसको तैराने के लिए या उसको वहां पे फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है, मतलब ज्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू अगर तुम बाय रोड लेके जाते हो। अगर मान लो एक सपोज 60 टन का कोई सपोज मटेरियल है और वो हमको सपोज बाय रोड लेके जाना है तो बहुत सारा फ्रिक्शन हमको सहना पड़ेगा। इवन ट्रेन से भी अगर लेके जाते हैं तो बहुत सारा खर्चा आएगा, क्योंकि बहुत सारा फ्यूल उसमें वेस्ट होगा। लेकिन अगर हम वही अगर शिप्स यूज करके अगर लेके जाते हैं तो हेवी लोड जो है वो शिप्स में अगर लोड करते हैं तो शिप वो लोड हल्का हो जाता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज करके ही हम ये देख सकते हैं कि उसका वेट जो है वो पानी के अंदर कम हो जाता है। और उसकी वजह से वहां पे सिर्फ हमको खींचने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ना कि उसको उठाने के लिए। वो तो ऑलरेडी तो तैर रहा है, तो इसलिए हमको उसको उठाने के लिए कोई ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट ओनली खींचने के लिए, मतलब उस बोट को आगे लेके जाने के लिए सिर्फ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। बाकी लेकिन अगर ट्रेन में अगर है तो अगर ट्रेन ट्रेन को अगर सपोज हम बहुत ज्यादा लोड अगर अप्लाई कर देंगे तो फिर तो उसको खींचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसका उतना फ्रिक्शन भी उतना बढ़ेगा और उसकी वजह से उतना ज्यादा फ्यूल भी हमको वेस्ट करना पड़ेगा। और एरोप्लेन की तो बात ही मत पूछो, वो तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। उसके इसलिए एरोप्लेन के अंदर थोड़ा भी अगर वेट लेके जाते हैं तो भी बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो उसका वही रीजन है। तो बेसिक बात क्या है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि whenever a body is immersed in liquid like water or any other liquid, then it loses some of its weight. Not only this, but the loss in its weight is always equal to the weight of the water or liquid which is replaced by that body, displaced by that body. मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे है कि अगर मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड just like water, suppose it is filled here, okay, and it is completely filled, okay, and now if suppose we immerse some body here, ये एक बॉडी जो है यहाँ पे हम इसका वेट सपोज 100 न्यूटन है। अब देखो वेट की बात कर रहे हैं, मास की नहीं है, मास की बात नहीं कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं। वेट इज 100 न्यूटन, मतलब उसका मास मास जो है वो हो सकता है 10 किलोग्राम होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी भी तो 10 मीटर पर सेकंड है कि नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं।
तो इसलिए हम इसका मास अगर 10 किलोग्राम मान लेते हैं तो ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने की वजह से वो mg फॉर्मूला से उसका वेट निकल आएगा 10 इंटू 10, मतलब वो 100 न्यूटन हो गया। तो कैसे भी करके चलो पकड़ लो कि इसका वेट जो है वो 100 न्यूटन है, ठीक है। अभी अगर हम इस बॉडी को अगर इस लिक्विड के अंदर, मतलब इसके अंदर अगर डाल देंगे, तो जैसे ये बॉडी लिक्विड के अंदर जाएगा, सपोज यहाँ पे आ गया, ठीक है, सो उस केस में उसके वेट में कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। उसका वेट यहाँ पे लिक्विड के अंदर 100 न्यूटन कभी नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा। सपोज मान लेते हैं कि वो 80 न्यूटन हो जाता है, 80 न्यूटन, ओके। अभी ये जो 80 न्यूटन इसका वेट यहाँ पे लिक्विड के अंदर है, जिसका वेट बाहर में एयर के अंदर 100 न्यूटन था, अभी अगर हम देखेंगे ठीक से तो इस बॉडी के अंदर जाने की वजह से एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ वाटर बाहर स्पिल आउट हो गया। अगर उसको हमने एक दूसरे कंटेनर के अंदर कलेक्ट किया कैसे भी करके, अगर मान लो हमने इसी शेप का कंटेनर है और उसके अंदर अगर वाटर कलेक्ट किया इस तरह से, ये वाटर कौन सा है समझा ठीक से? ये वाटर वही वाटर है जो इस यहाँ पे था पहले, ठीक है, और ये बॉडी के वजह से ये बाहर चला गया। तो दिस इज द वाटर विच इज डिस्प्लेस्ड बाय दिस बॉडी हियर। यू नो हाउ मच विल बी द वेट ऑफ दिस वाटर? कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द वेट ऑफ दिस वाटर विच इज स्पिल्ड आउट ड्यू टू द बॉडी एंटर्स इनटू दिस लिक्विड? यस, ऑलरेडी अभी हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिस्कस किया। Just guess how much will be the weight of this water which is spilled out when the body enters into this liquid, whereas body का जो weight है वो 80 न्यूटन है, जबकि उसका weight जो है वो एयर के अंदर 100 न्यूटन था। तो यहाँ पे weight जो है बॉडी का एक्चुअल weight इस कितना है यहाँ पे 100 न्यूटन है, यस, एंड वाटर के अंदर जाने से उसका weight कितना बन गया 80 न्यूटन हो गया। तो लॉस कितना हुआ? लॉस हाउ मच weight is lost? Sir, 20 Newton. Yes, very good, very good. So 20 Newton is the loss in weight. And what does Archimedes principle tells us and already proves it? प्रूव करके उसने ये बताया, ऐसे नहीं कि जस्ट कॉन्ट्ररी या जस्ट मतलब आर्बिट्री हमको ऐसे अज्यूम करना है, नहीं, उसने प्रूव करके दिखाया कि लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ दिस डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, ये डिस्प्लेस्ड वाटर जो है इसका वेट कितना होगा पता है? इट विल बी 20 न्यूटन। हम ये वेट के बारे में बात कर रहे हैं। अगेन आई रिपीट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन मास एंड वेट। ओके, वेट्स के बारे में हम ये बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये 100 किलोग्राम का बॉडी हमने अंदर डाला और उसका वेट मास अगर यहाँ पे 80 किलोग्राम भरता है तो ये 20 किलोग्राम रहेगा, नहीं, किलोग्राम के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब मास के बारे में नहीं बोल रहे कुछ भी। वी आर टॉकिंग अबाउट द वेट्स एक्चुअली। So whatever is the loss in weight of this body will be actually equal to the weight of the water or liquid which is displaced by that body. इसको तुम इस तरह से याद रख सकते हो, देखो, loss in weight of body obviously is always equal to the weight of lost liquid. अभी आप बोलेंगे lost liquid का मतलब क्या है? lost मतलब ये जो बॉडी है उस बॉडी ने जो लिक्विड लॉस किया, लॉस मतलब बाहर फेंक दिया, डिस्प्लेस किया, उसको हम बोलेंगे लॉस्ट लिक्विड, और उसका जो वेट है तो वो यहाँ पे इक्वल बनता है, लॉस इन वेट के बराबर बनता है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट आया समझ में ठीक से सबको? आई विल रिपीट अगेन, व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? व्हेनेवर द बॉडी इज इमर्स्ड इन लिक्विड it loses some of its weight. Okay, it loses some of its weight. And what does Archimedes principle tells us further? The loss in weight of the body is always equal to the weight of the liquid displaced by that body. It's very simple, simple statement है बिल्कुल। Whenever a body is immersed in water, partially or fully water में भी, कैसा भी, मतलब अगर पूरा इमर्स करो या आधा इमर्स करो, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है कि whenever a body is immersed in liquid, it loses some of its weight, and the loss in its weight is always equal to the weight of the liquid displaced by that body. It's that simple. Okay, and this loss in weight can actually be explained by the existence of a invisible force. Okay, अभी देखो इस बॉडी का एक्चुअल वेट कितना था? 100 न्यूटन। वो तो यहाँ पे भी काम कर रहा होगा जरूर, है कि नहीं? ये जो 100 न्यूटन का फोर्स जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा है, नो डाउट।
बट एट द सेम टाइम अगर उसका इफेक्टिव वेट अगर 80 न्यूटन धरता है तो इसका मतलब जरूर कोई ना कोई फोर्स उसके ऊपर के डायरेक्शन में काम कर रहा जरूर होना चाहिए। तो इसके ऊपर जो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स काम करता है वो कितना होगा, जरूर 20 न्यूटन होगा, 20 न्यूटन। और इसी की वजह से ये एक्सप्लेन किया जा सकता है कि 100 न्यूटन में से 20 न्यूटन अगर फोर्स डिडक्ट हो जाए, अगर सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो बचा हुआ जो फोर्स है वो उसके ऊपर एक्चुअली काम करेगा और वो कितना रहेगा, तो वो 80 न्यूटन रहेगा। ये समझ सकते हो ठीक से। तो ये 80 न्यूटन क्यों होता है, मतलब वेट लॉस क्यों होता है, उसका रीजन हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयर इज अ अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी व्हेनेवर इट इज इमर्स्ड इन लिक्विड। कोई भी बॉडी जब भी लिक्विड के अंदर जाता है तो उसके ऊपर हमेशा एक ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स काम करता है। उसको या तो आर्किमिडीज अपथ्रस्ट बोलते हैं, अपथ्रस्ट। ओके, अपथ्रस्ट मतलब, थ्रस्ट मतलब फोर्स, अप मतलब ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि ये फोर्स हमेशा अपवर्ड्स होता है, इसलिए उसको अपथ्रस्ट बोला जाता है। और दूसरा उसका नाम है बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स भी उसको बोल सकते हैं, नो डाउट। तो ये दोनों एक ही है, ठीक है, अपथ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स बोलो उसको, एक ही बात है वो। बट whenever a body is immersed in some liquid, it always experiences some kind of force, ठीक है, which is called as beyond force, and this force is responsible for loss in its weight। इसका जो वेट लॉस होता है उसके लिए यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी उससे भी आगे जाके ये हम समझ सकते हैं, इसके ऊपर हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। देखो, ये प्रिंसिपल्स पहले समझ में आया सबको ठीक से, या उसमें कुछ डाउट है तो जरूर पूछो अभी, और स्क्रीनशॉट भी ले लो जल्दी। Yes. Okay, so now let us try to construct the formula for Archimedes principle. Suppose there is a liquid and suppose its density is considered as rho w. Okay, अभी देखो rho w मतलब क्या है यहाँ पे, it is the density of liquid. Yes, and now suppose there is a solid body whose density is considered as rho, only rho. Okay, and suppose that the volume of this body is going to be v, okay, v is going to be the volume of the body. Yes, and obviously g is the gravity. Okay, so whenever this body will just get immersed in this liquid, what will happen is ये बॉडी यहाँ पे चला गया सपोज, तो इसकी वजह से क्या होगा, इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो कम हो जाएगा, है कि नहीं, और उसका जो वेट है वो लूज हो जाएगा। अच्छा, इसका वेट यहाँ पे कितना है बताओ पहले, व्हाट इज द ओरिजिनल वेट ऑफ द बॉडी, एक्चुअल वेट कितना है बॉडी का, कौन बताएगा? mg, है कि नहीं? तो mg तो ठीक है, लेकिन m मतलब क्या होता है, मास, मतलब मास इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है कि नहीं, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर हमको एक्चुअल वेट निकालने का है बॉडी का तो कैसे निकाल सकते हैं, मास इनटू ग्रेविटी, नो डाउट, लेकिन मास के बदले क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विच इज v हियर and that is multiplied by density of body which is rho here. So we can just say that this v into rho, this will be the mass of body and that is to be multiplied with gravity so that we can get the weight. समझा क्या ठीक से? The actual weight of the body, or we can say the weight of the body in air is actually v rho g. ठीक है, इतना समझ में आया ठीक से? अच्छा, अभी मुझे बताओ what is the weight of the body in liquid? अच्छा, we don't know that, but how much is the weight of displaced liquid or water? How much is the weight of displaced water? Can you find it out? देखो, इस बॉडी ने जो लिक्विड बाहर फेंक दिया तो उसको अगर हम कलेक्ट करेंगे इस तरह से तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कैन यू टेल मी हाउ मच विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड? ऑब्वियसली सेम एज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी ना, जितना बॉडी अंदर जाएगा उतना ही लिक्विड को बाहर फेंक देगा, तो इसलिए इस वाटर का जो वॉल्यूम है तो वो एक्चुअली वी ही होगा, कैपिटल वी, जो कि यहाँ पे सेम ही है।
So this will be the volume of displaced liquid also. Okay, तो लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम भी v ही है और वॉल्यूम ऑफ बॉडी भी v ही है. Is just because whenever the body just immersed in the liquid, it displaces the same amount of volume of liquid which is its own volume. उसका जितना खुद का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर वो डिस्प्लेस करेगा ना, सीधी बात है. चलो ठीक है. सो हाउ मच विल बी द वाटर वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर? अगेन इट इज mg, राइट, mg. लेकिन m क्या क्या होगा यहाँ पे? मास दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अगेन. सो वॉल्यूम तो चलो सेम ही है, वाटर स्पिल्ड आउट वाटर का वॉल्यूम भी सेम ही है, लेकिन डेंसिटी कितना है उसका? तो डेंसिटी देखो रो डब्ल्यू है, दिख रहा है रो डब्ल्यू. दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ बॉडी एक्चुअली. सो देयरफॉर वी कैन जस्ट कॉल इट एज रो डब्ल्यू इनटू ग्रेविटी, बिकॉज वेट है ना वो, तो वेट के लिए हमको ग्रेविटी भी लगेगा. तो ये हो गया mg, वेयर m इज एक्चुअली द mass of the liquid displaced, which is here, whose volume is v and density is rho w. So therefore v rho w into g, this actually becomes the weight of displaced water. Correct hai? And now we can just apply the Archimedes principle. Okay, Archimedes principle क्या कहता है देखो. So we tells us that the loss in weight is always equal to the weight of displaced water. करेक्ट है? और displaced liquid. ओके, तो लॉस इन वेट कितना है? देखो इसका जो एयर के अंदर जो वेट है तो वो तो यही है, इसको हम W बोल सकते हैं सपोज, या वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर जो है. तो अब यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे. तो व्हाट इज लॉस इन वेट? वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर. तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ? वेट इन वाटर जो है उसको क्या बोल सकते हैं? चलो ठीक है, W डैश बोल देते हैं. सो ठीक है, तो वेट इन उसको हम बोलेंगे लॉस इन वेट मतलब क्या? एक्चुअल वेट माइनस apparent weight, that is equal to the weight of displaced water liquid. Okay, so here actual weight is already W minus apparent weight is going to be W dash. Okay, W dash is going to be actually the apparent weight. Okay, and that should be equal to the weight of displaced liquid, which is actually this WG. So we can just replace them here. ठीक है, so V rho W into G, and also if we just replace this W by V rho G, then we can get this as V rho G minus W dash is equal to V rho W into G, which gives us, if we just shuffle these terms, ये इक्वेशन अगर हम थोड़ा शफल करेंगे ना तो हमको ये मिल पाएगा कि V rho G माइनस ये टर्म इधर लेके आओ, इसको उधर भेज दो, तो ये बनेगा V rho W into G is equal to W dash. And what is W dash in this case here? It is the apparent weight of the body in liquid. ठीक है, तो लिक्विड के अंदर कितना वेट उसका भरता है तो वो हमको यहाँ पे मिल रहा है, that is V rho G minus V rho W G. इन दोनों में से हम V और G को कॉमन ले सकते हैं आराम से, तो ये रहा V और rho minus rho W into G, ये बन गया हमारा फॉर्मूला. And already we have seen that this is the apparent weight of the body inside the liquid, and hence we can just get that the apparent weight of the body inside the liquid is always equal to V rho minus rho W into G. So this is actually the formula for Archimedes principle. ठीक है, और we can say apparent weight of the body inside the liquid. किसी भी लिक्विड के अंदर जो है वो उसका वेट जो है कम होता है और वो इतना बनता है, फाइनली इतना बनता है. और इसके अंदर जो बियॉन्ड फोर्स है वो बियॉन्ड फोर्स कौन सा है? देखो एपरेंट एक्चुअल वेट तो ये है, ठीक है, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहने वाला है, और एपरेंट वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहने वाला है, लेकिन एक ही फोर्स है जो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, जो कि इस वेट को रिड्यूस करेगा, और वो एक्चुअली है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, और यही बियॉन्ड फोर्स का काम करता है. इसलिए उसको हम FB भी बोल सकते हैं. FB का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड फोर्स, विच विल एक्चुअली बी इक्वल टू V rho W into G. So here it is V into rho W into G. Obviously, this V is actually the volume of displaced liquid. जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका वॉल्यूम यहाँ पे हमको V रखना है, into rho W into G.
ये हमारा बनता है बियॉन्ड फोर्स का फॉर्मूला। याद रखो ठीक से, बियॉन्ड फोर्स इज गिवन बाय दिस v rho w g and actual apparent weight of the body is given by v into rho minus rho w into g and actual weight is given by v rho g simply। तो ये तीनों फॉर्मूले अच्छी तरह से याद रख लो and just take the screenshot of this also। This is all about the Archimedes principle। And yes, if you have any doubt, just put it in the chat box or unmute yourself and tell it to me। Yes, okay, चलो ठीक है। सो this is all about the Archimedes principle। Okay, yes, I will explain it again। See here what we have done here। सबसे पहले एक बात समझो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, द लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ओके, सो अभी इसमें लॉस इन वेट कैसे निकालना होगा, हमको पहले एक्चुअल वेट निकालना होगा जो कि एयर के अंदर उस बॉडी का वेट होता है, और दूसरा अपरेंट वेट होता है। अपरेंट वेट मतलब उस लिक्विड के अंदर जो उसका वेट बनता है उसको हम अपरेंट वेट बोल रहे हैं, और इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मतलब उस बॉडी ने जो डिस्प्लेस किया है लिक्विड उसका वेट यहाँ पे हमको LHS RHS में रखना है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, एक्चुअल वेट, अपरेंट वेट एंड डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। तो अभी इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहले एक्चुअल वेट तो आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि बॉडी का वॉल्यूम v है, डेंसिटी रो है और ग्रेविटी g है। तो एक्चुअल वेट क्या बनता है, m इंटू जी, बराबर, m इंटू जी। m स्टैंड्स फॉर मास विच इज एक्चुअली इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, लेकिन वॉल्यूम किसका, बॉडी का, और डेंसिटी किसका, उस बॉडी का ही, तो इसलिए v रो g ये बन गया एक्चुअल वेट। और अब यहाँ पे अगर हमको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट अगर निकालना है तो उसके लिए जरूर उस लिक्विड का डेंसिटी यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड विल बी एक्चुअली ऑफ द सेम वॉल्यूम v इंटू रो w, दैट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g, ये उसका मास हो गया, v इंटू रो w मतलब उसका मास, और दूसरा जो है तो ये हो गया ग्रेविटी। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? साक्षी अभी आ रही है आवाज? जस्ट एक बार कंफर्म करो आवाज आ रही है कि नहीं। ओके, चलो ठीक है, यस। ओके, सो बेसिकली दिस इज द, अब यहाँ पे हमने एक्चुअल वेट निकाला v रो g, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर v रो w g, और अभी हमको अपरेंट वेट पता नहीं है कितना है, लेट अस अज्यूम इट एज रो w और w डैश। ओके, तो w माइनस w डैश इज इक्वल टू v रो w g, ये उसका इक्वेशन हो गया। इसको थोड़ा शफल करेंगे और इस w के बदले अगर ये v रो g डाल देंगे तो हमको मिलेगा v रो g माइनस w डैश इज इक्वल टू v रो w इंटू g, जिसको इस तरफ शफल करने से हमको ये इक्वेशन मिलेगा, जिससे हमको अपरेंट वेट मिल जाएगा। मतलब कोई भी बॉडी का वाटर में जाने के बाद कितना वेट होता है वो हम कैसे निकाल पाएंगे, तो v रो माइनस रो w इंटू g, वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ बॉडी इटसेल्फ, रो w इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड हियर, एंड दिस विल गिव अस द अपरेंट वेट। एंड बियॉन्ड फोर्स जो है, बियॉन्ड फोर्स जो कि इन दोनों का मतलब बॉडी के एक्चुअल वेट का और अपरेंट वेट का डिफरेंस के बराबर हुआ करता है, उसको हम बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स। तो दैट बियॉन्ड फोर्स इज एक्चुअली गोइंग टू बी दिस v रो w into g हियर। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है एक्चुअल वेट और अपरेंट वेट, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो लिक्विड के वेट के बराबर है, तो इसलिए इसको ही हम बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। दिस इज द बियॉन्ड फोर्स, सो वी कैन जस्ट से दैट दिस fb
is actually going to be V rho W into G. It's that simple. Okay, तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न करके रखो. These are the formulae for Archimedes principle. They are mathematical forms of Archimedes principle. और इसी के ऊपर यूज करके आर्किमिडीज ने एक टेक्निक डेवलप किया था जिससे वो ये सक्सेसफुली ये निकाल पाया कि एक्चुअली उस क्राउन के अंदर, ठीक है, कुछ मिक्सचर है या वो प्योर गोल्ड से बना हुआ है. तो वो टेक्निक वो निकाल पाया था क्योंकि इसके अंदर डेंसिटी का रिलेशन आ जाता है. बॉडी का जो डेंसिटी है, तो बॉडी का डेंसिटी के बारे में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं. तो इसलिए आगे चल के हम जब न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर, तो उसके अंदर हमको डिटेल में यह समझ में आएगा कि किस तरह से कौन सा टेक्निक था जिसको यूज करके आर्किमिडीज ने ये प्रूव करके दिखाया था कि मतलब ये जो ये है क्राउन जो बना हुआ है वो रियल गोल्ड से बना हुआ है या इस मिक्सचर है उसके अंदर कुछ. चलो ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. विल स्टार्ट द सरफेस टेंशन, दैट इज अ न्यू टॉपिक in this chapter tomorrow, okay, in next lecture. Okay, chalo theek hai. So let us stop here. Thank you all of you. Bye bye.